हाँ जी, मोदी जी ने विजिट कर लिया है अमेरिका का और बहुत कुछ लेकर आए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये विजिट रही है। मान के चलिए कि 2-3 सवाल आपको निकट भविष्य में इस अमेरिकन जो विजिट है मोदी जी की उससे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। यूपी पीसीएस की तैयारी जो ईमानदारी से कर रहे हैं उनसे तो अनुरोध है कि पूरा देखें, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स यहां पर लिए हैं वो सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको एग्जाम में प्री हो या मेंस वहां पर आपको हेल्प करेगा। लेकिन सब स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मणिपुर वायलेंस, हमें कल वीडियो बनाया था, मैंने मणिपुर वायलेंस के ऊपर बनाया था। उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लो। और जिन्होंने देख लिया है उनसे सवाल है कि मैत्री और कुकी इनमें से कौन एक जनजाति है? मैत्री और कुकी इनमें से कौन सी एक जनजाति है? ये रिप्लाई आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, और साथ में लगे हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा ये एक है कि GS1 में, GS2 और ऐसे इन तीनों जगह पर आपका ये सवाल आएगा जो आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये GS1, GS2 और ऐसे में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं दोस्तों, 17 महीने का कोर्स है यूपी पीसीएस 2024 के लिए। प्री प्लस मेंस का कोर्स रहेगा, वीडियो पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कोर्स रहेगा। फीस जो है मात्र 5,999 रुपए है। 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आपको ले लीजिए आप। चलिए, अब मोदी जी का विजिट हुआ, जो बाइडेन से बड़े गले लगे और बहुत के झप्पियां बहुत पाई हैं। अब यहां पर एक चीज जो हमें एग्जाम के समझना है कि जो इतिहास रहा भारत का, देखिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट समझना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा। देखिए, भारत और अमेरिका की कभी बनी नहीं, भारत और अमेरिका की कभी नहीं बनी। जब से देश आजाद हुआ, इंडिया ने NAM की पॉलिसी अपनाई, यानी कि हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, ना रशिया की तरफ जाएंगे ना अमेरिका की तरफ जाएंगे। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान को चूज कर लिया और पूरा फोकस पाकिस्तान पे कर दिया, तो इंडिया चाहते ना चाहते हुए भी रशिया की तरफ थोड़ा सा मूव कर गया। अमेरिका को हमेशा से लगता था कि भले ही इंडिया जो है वो NAM की पॉलिसी अपना रहा है कि वो गुड निरपेक्ष है, किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, अपना फायदा देखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया की तरफ है ये कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इसकी विचारधारा है, जो कि सही भी है भी। हमारे देश में जो फ्रीडम फाइटर रहे, नेहरू रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, ठीक है, भगत सिंह रहे, सब सोशलिस्ट माइंडसेट के लोग थे, और वही चीजें हमने आगे इसको कैरी फॉरवर्ड किया हम लोगों ने। हालत बहुत बुरे रहे। अमेरिका ने पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को किया, भारत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया इनिशियली। ये सन 1950 के आसपास की बात है। उस समय भी जब भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, ठीक है, तो समझे कि डील जो है, क्योंकि देखिए उस समय हरित क्रांति नहीं हुई है, 60s नहीं है, लेट 60s में हरित क्रांति आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 16s पे आई है, और अर्ली 70 के बाद से हमें थोड़ा सा फूड में, खाने में थोड़ा सा हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो गए थे। लेकिन जब बात करते हैं लेट 40s की, 50s की, अर्ली 60s की, भारत का प्रधानमंत्री जब जाता था तो बहुत ही बेसिक चीजों के लिए जाता था कि भाई हमें खाना दे दो, अगर हमें अनाज दे दो, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या थी, उसको पेट भरना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। अब जब भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है, नेहरू जा रहे हैं वहां पर, तो वहां पे डील क्या कर रहे हैं कि कौन सा अनाज आएगा, और अमेरिका जो अनाज देता था वो समझे कि मोटा अनाज देता था, जो वहां के जानवर खाते थे, वैसा अनाज जो है वो भारतीयों के लिए आता था और भारत के लोग खाते थे। ये वो दौर था, भारत ने वहां से शुरुआत की है अपनी। आज जो भारत इतना ऊंचा पहुंच पा रहा है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो, हमारे प्रधानमंत्री जो यहां पर बराबर से डील कर पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, नहीं, ये समझिए, ये जितने भी लोग 75 साल में, आम आदमी हो, खास आदमी हो, किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, सबने कलेक्टिवली जब मेहनत की है एक विजन को लेकर कि हमें आगे बढ़ना है, उसके रिजल्ट्स अब देखने लगे हैं। चाहे 1991 का ग्लोबल जो आपका लिबरलाइजेशन LPG हुआ, ठीक है, वहां से निकल के जब आए हैं, और आज हम धीरे धीरे बहुत ज्यादा आगे निकल रहे हैं। तो अब हुआ ये कि जब दोनों प्रधानमंत्री मिले तो उन्होंने, राष्ट्रपति हैं वो, तो जब मिले तो उन्होंने कहा कि यार कि ऐसा करते हैं, जो पीछे जो सदियों से, डेकेड से जो US ने सैंक्शंस लगा रखे थे उसको छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
अभी तक मैंने कहानी ये बताई आपको कि अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में है, ठीक है। लेकिन जब लेट 90s में हम न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं अपना, वैसे 74 में भी किया था, लेकिन 98 में भी हम लोगों ने 74 वाला था वो पीसफुल एक्टिविटी के लिए था। मतलब कि हमने बोला कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को हम समझ पा रहे हैं, लेकिन हम इसे बिजली बनाएंगे। पोखरण 1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हमने इतनी हिम्मत नहीं थी शुरुआत में कि हम ये बोल सकते कि हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, ठीक है। हमने बोला कि नहीं ये तो हमने बिजली बनाने के लिए किया हुआ है। लेकिन जो 97 98 का जो हमने पोखरण 2 किया, उसमें हमने खुली बोला कि हमने बना लिया है भैया एटॉम बम और हाइड्रोजन बम, हमने खुल के बोला, ठीक है। उस वक्त के बाद यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए कि भाई इंडिया बड़ा खतरनाक देश है, इसको कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें देनी ही नहीं है, हम कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। हालात इतने खराब रहे कि भारत के साइंटिस्टों को किसी कॉन्फ्रेंस में तक में बुलाया नहीं जाता था। कि मतलब जो कॉन्फ्रेंस होती हैं अमेरिका या यूरोप में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहां इंडिया के साइंटिस्ट को उसके लिए भी बैन कर रखा था, यानी ब्लैंकेट बैन, बिल्कुल कट ऑफ। जो भारत ने किया अपने दम पे किया, और इसमें ही समय लगा। अच्छा भी हुआ, यह बात अच्छा हुआ कि इंडिया ने खुद बनाना सीखा, लगे रहे, थोड़ा देर हो गई पर देर आए दुरुस्त आए। आज लोग अपनी टेक्नोलॉजी को देने को तैयार हैं भारत को, ठीक है। तो यहां से आता है कि अब हम उस फेज में आ गए जहां पर अमेरिका बोल रहा है कि बोलो यार, पुरानी बातों को बोलो, नया काम करते हैं। तो नया काम करने के लिए क्या क्या बातें हुई हैं, तो पहला तो जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो डील्स हुई हैं उसके बारे में। एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको कहा कि वो वक्त है कि यहां पर प्राइस के बारे में पता नहीं है, मतलब अनाज नहीं है। साइंटिस्टों ने बोल दिया कि ये देश तो अगले 25 साल में खत्म होने वाला है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो जिस तरह से बढ़ रही है और खाद्यान्न कम हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। अब उनको ये नहीं पता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन भी आने वाला है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन आज एग्रीकल्चर को लेकर हालत यह है कि जो ड्राफ्ट बना भारत और अमेरिका के बीच में, जो 6000 शब्दों का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, एग्रीकल्चर उसमें एक बार आता है, जस्ट एक बार उसको बोला गया। मतलब कि एग्रीकल्चर जो आज से 50-70 साल पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला हुआ करता था, वो कम कर दिया गया, अब उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। अब एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, पढ़ेंगे समझेंगे करके, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमने शुरुआत यहां से की, इसलिए मैं पहला स्लाइड इसी डाला कि आप देखो कि भारत ने शुरुआत कहां से की है और हम कहां तक जा रहे हैं और कहां तक जाएंगे, हम सब पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। द यूएस इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यूएस इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज एंकर्ड इन अ न्यू लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आज अमेरिका को भारत पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस में डेवलप हो गई है। अब भरोसा, वो वाला भरोसा नहीं है कि अमेरिका को शक हो रहा है कि ये तो रशिया से मिल जाएगा, अब खुली चीजें हैं, अब ट्रस्ट है कि नहीं ये पार्टनर बन सकता है। अमेरिका को चाहिए एशिया में एक सॉलिड रिप्लेसमेंट चाइना के खिलाफ, कि चाइना को रिप्लेस करके किसी एक कंट्री को खड़ा कर सके, और वो पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ठीक है, अमंग द क्लोजेस्ट पार्टनर इन द वर्ल्ड, यानी कि यहां तक की बात हो रही है कि हम लोग तो बिल्कुल सगे भाई भी क्या इतने क्लोज होंगे, इतने क्लोज हो चुके हैं, क्लोजेस्ट पार्टनर बन चुके हैं। दुनिया में इतने क्लोज तो कोई रहा ही नहीं है जितने क्लोज हम लोग हो गए। ऐसी सी बातें, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अब इसमें जो डील हुई, पहला पढ़ते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हमने कहां शुरू किया था? एग्रीकल्चर से। वो रियलिटी था आज से 70 साल पहले की रियलिटी वही थी, लेकिन आज रियलिटी ये है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के ऊपर बातें हो रही भाई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर के ऊपर बात की जा रही है, क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर बात की जा रही है। वहां पे क्या डील हुई बात करते हैं। देखिए हाई कंप्यूटर में क्या हुआ कि बाइडेन क्या बोलते हैं, बाइडेन रीएंटेड दिस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं। बाइडेन ने बार बार कहा कि जो मेरा कमिटमेंट है, ठीक है, इंडिया को सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना, कि इंडिया ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड सोर्स कोड, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि बैरियर को लो किया जाए। क्या मतलब है, नहीं समझते इस बात को। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब पोखरण 2 हुआ, उसके बाद से इंडिया के ऊपर टेक्नोलॉजी को लेकर बैन लग गया, ठीक है। वो बैन अभी तक चल रहा है, यानी कि जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, कांग्रेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट जो है, उसने जो बैन लगाया था, मतलब एक
कानून पास करके बैन लगाया था हिंदुस्तान के ऊपर। बाइडेन ये बोलते हैं कि यार मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैं कांग्रेस के साथ मिलकर, यानी कि अपनी पार्लियामेंट में बैठ के उन्हें कन्विंस करूंगा कि जो आपके ऊपर बैन लगा हुआ है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और सोर्स कोड वाला, उसको कुछ हल्का किया जा सके, उसको कुछ हल्का जा सकता है। यानी कि अब अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हो गया है। पहले तो यह था कि हम किसी तरह का कोई हम बात ही नहीं करेंगे कि कहीं इंडिया सीख ना ले। अब वो चाहते हैं कि हम खुद अमेरिका वाले इंडिया को नई टेक्नोलॉजी दें और उसका सोर्स कोड भी दें, यानी खुद बना सके। सोर्स कोड मतलब है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दें जिसे खुद बना सके। ठीक है, क्या लिखा है आगे, विल वर्क ऑन कमर्शलाइजेशन ऑफ हाइट। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि ना सिर्फ देंगे, हम तो देंगे, ना सिर्फ देंगे बल्कि हम कमर्शलाइजेशन ऑफ हाई टेक्नोलॉजी करेंगे जिससे कि ट्रांसफर बिटवीन टू, यानी कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके। ना सिर्फ हम देंगे बल्कि इसका कमर्शलाइजेशन भी करेंगे, यानी कंपनी टू कंपनी भी हम करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, खुद बेचेंगे आपस में और दूसरों को भी जो हमें लगता है कि हमारे सगे संबंधी हैं उनको भी हम दे सकते हैं। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के ऊपर भारत और अमेरिका ने डील की है, ये जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ठीक है, अब टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर क्या है, अब देखिए यहां पर टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर भारत ने यहां पर लॉन्च किया है 2 ज्वाइंट टास्क फोर्सेस। टास्क फोर्सेस क्या होती हैं? टास्क फोर्स मतलब कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई गई एक कमेटी या एक कुछ लोगों को बोला गया भाई तुम यही काम करोगे, टास्क फोर्स कहते हैं। ठीक है, हमने नाम सुना एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, किसी को मारना होता है एसटीएफ कर देते किसी बड़े क्रिमिनल को। तो वहां पर 2 ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई गई हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगी, जो कि 5G और 6G की जो एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी तो हम 4G चला रहे हैं, 5G और 6G के ऊपर वहां पर क्या हो सकता है उसके डेवलपमेंट में बात करेगी, देखिए कि हमें और बेहतर से बेहतर टेलीकम्युनिकेशन में काम करना है। ठीक है, उसके साथ जो चिपसेट्स हैं उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी हम साथ में काम करेंगे। यानी कि 5G और 6G को मिलकर डेवलप करेंगे। चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है इसके ऊपर, चाइनीज कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी आपने 1 साल पहले देखा होगा कि चाइना की जो हुआई कंपनी है उसके जो अधिकारी थे उनको अमेरिका में पकड़ लिया गया था। क्यों? क्योंकि उनको अमेरिका को शक था कि ये लोग जब जो अपना डिवाइस लगाते हैं इसे जासूसी करते हैं ये चाइना के लिए, यानी कंपनी होती कंपनी है लेकिन वो चाइना के लिए, अपनी सरकार के लिए जासूसी करती है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि चाइना की जगह कोई और दूसरा कंट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करे और वो बाकी हमारे देश में काम करे, यानी कि चिपसेट पे, यानी चिपसेट देखिए आप इस तरह के जो प्रोसेसर होते हैं वो उसको डेवलप कर सके, यानी कि टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा काम करे कि वो ना सिर्फ अपने देश में काम करे, हमारे देश में भी काम करे, दुनिया में भी काम करे और चाइना को हम पीछे करें। ये मकसद है, क्योंकि चाइना पे भरोसा नहीं है अमेरिका को। ठीक है, चिपसेट आपका सुपर कंडक्टर जो होते हैं, सेमी कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है, ये सब जो हैं बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के बारे में क्या बोला? देखिए एआई के बारे में यहां पर क्या हुआ कि 2 मिलियन रुपया जो है लॉन्च ऑफ 2 मिलियन ग्रांट प्रोग्राम अंडर द यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड फॉर द ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज। देखिए 2 मिलियन रुपए का एक फंड बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेगा। सिंपल भाषा में 2 मिलियन डॉलर का एक फंड बनाया जा रहा है जो एआई और क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर काम करेगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। मतलब कि अब इंडिया सिर्फ सस्ती लेबर नहीं है, सस्ता मैन पावर नहीं है कि भाई आउटसोर्स करना है, आपने आउटसोर्स करा दिया, अमेरिकन कंपनीज ने इंडिया में आउटसोर्स कर दिया, अच्छी बात है। अब बात हो रही है ज्वाइंटली काम करके एआई पे काम करेंगे, कि मिलकर अमेरिका और इंडिया मिलकर एआई पे काम करें, क्वांटम कंप्यूटर पे काम करें, यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करें इसके ऊपर। अब बात वहां पे हो रही है, अमेरिका को लगता है कि इंडिया में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पोटेंशियल है, यहां का सिस्टम इतना मजबूत है, यहां से लोग इतने मजबूत होकर निकल सकते हैं जो ऐसे चीजों पे काम कर सकते हैं, इसलिए 2 मिलियन का फंड यहां पर दिया गया है।
आगे देखते हैं, रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च में यहां पर अलग अलग विभाग में रिसर्च किया, क्या क्या कहां का रिसर्च किया गया, लगभग 35, देखिए लॉन्च किया 35 इनोवेटिव ज्वाइंट रिसर्च कोलैबोरेशन किए गए। 35 ज्वाइंट कोलैबोरेशन, यानी कि अलग अलग जगह पर 35 ज्वाइंट कोलैबोरेशन रहेंगे, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फंडेड बाय द यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ और बीटीएस डीटीएस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि 35 कोलैबोरेशन हुए हैं, किसके किसके बीच में हुए हैं, एनएसएफ अमेरिका की और इंडिया की डीएसटी के बीच में, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत का और अमेरिका की एनएसएफ ने कहा है कि हम 35 हाई एंड टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो भविष्य में आने वाली टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए ठीक है, लाइक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड सिक्योर एंड ट्रस्टवर्थी साइबर स्पेस। हाई एंड टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पे जो 35 एडवांस चीजें होंगी यहां पर हम काम करेंगे। ऐसे 35 जो हैं एमओयू साइन किए गए हैं रिसर्च के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो एनएसएफ ने देखिए एनएसएफ और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनएसएफ अमेरिका का और भारत की जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया है कि फंडिंग फॉर ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स अप्लाइड रिसर्च एरिया सच एज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन यानी 5G 6G, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ये क्या चीज है ग्रीन टेक्नोलॉजीज, एंड एआई इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। यानी कि आप देखिए कितने हाई लेवल की बात हो रही है। पहली चीज क्या है, अब लिखते जाइएगा, सेमीकंडक्टर पे काम करेंगे। सेमीकंडक्टर हो सकता है दिसंबर तक भारत का बना, अपने देश पे बना हुआ सेमीकंडक्टर दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। गुजरात वगैरह में एक दो फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, ठीक है, और वहां पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। दिसंबर तक इंडिया का बना हुआ मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा। उसको और एडवांस लेके जाएंगे। ये बात कौन कर रहे हैं, एनएसएफ और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री अपनी। दूसरा बोल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन यानी कि 5G 6G की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे आपने कंप्यूटर लगा दिया टेक्नोलॉजी, ठीक है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाए जो काम भी करे लेकिन किसी तरह का कोई भी प्रदूषण ना करे, उसे बोलते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। या जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़े उतना वो रिसाइकल करके एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल करने की कोशिश करे, इसे कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या, ये एडवांस चीजें हैं, ये एडवांस चीजें रिच कंट्रीज के पास है चीजें, इसीलिए वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो कोटा पूरा कर पाते हैं। गरीब कंट्रीज के पास नहीं होती हैं, ठीक है, ना होती है, इसीलिए जो रिच कंट्री है वो उनको देता नहीं है। पहली बात तो वो उनको देते नहीं टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरी बात, चूंकि देते नहीं है तो जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं वो अगर टेक्नोलॉजी खरीद लें, मतलब टेक्नोलॉजी खरीद लिया, जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कॉस्ट इसमें जुड़ जाती है, तो दिक्कत आ जाती है। उधर से पूरा जो सिस्टम चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने का, उस पर प्रेशर बनता है कि नहीं फैक्ट्री बंद करो, धुआं कम करो, ये कम करो। अब फैक्ट्रियां बंद कर दोगे तो भाई अपना देश के लोगों को जॉब कैसे दोगे, क्या करोगे, ठीक है। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहती हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला कि भारत और अमेरिका मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो जनरल इलेक्ट्रिक का एक कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, उसका एक जेट इंजन है, क्या नाम है, F414। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसका एक इंजन है 414 जेट इंजन है, ये है वो जेट इंजन, ठीक है। इसके लिए काम इंडिया ने बोला है कि इसको हम मिलकर काम करेंगे। इंडिया और यूएस ने टाई कर लिया है, ठीक है, जो कि ये जो इंजन है कहां लगेगा, हमारे तेजस में लगेगा। और अगर हमारे तेजस के लिए याले इंजन मिल जाते हैं तो तेजस की जो एफिशिएंसी है बहुत बढ़ जाती है, और फिर हो सकता है भविष्य में हम जो रफाल खरीद रहे हैं या बाकी जहाज खरीदते हैं वो ना खरीद कर अपना होममेड तेजस, होममेड जो फाइटर प्लेन है उसको हम यूज कर रहे हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इंजन चाहिए होते हैं
जलन। इसके लिए क्या किया, इसके लिए टाइप किया, किसके साथ काम किया है, HAL के साथ। HAL और GE एयरस्पेस ने बोला MOU करते हैं, मिलकर बनाते हैं जहाज। तो तेजस ऑलरेडी जो HAL बना रहा है, इंजन मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा फिर इसके अंदर, ठीक है। अब ये चीजें जो है ना, ये चीजें हर कंट्री को नहीं दी जाती, सभी को नहीं मिलती हैं, कुछ बहुत खास कंट्रीज को ही ये सब चीजें दी जाती हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ नेवी, अब इसमें क्या देखिए, बहुत अच्छी बात है। भारत में क्या हुआ, पिछले दिनों अमेरिका का एक वॉरशिप जो है इंडिया आता है रिपेयर होने के लिए। आप समझ सकते हैं, अमेरिका का वॉरशिप भारत में आता है रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए, चेन्नई में आता है। अब और धीरे धीरे इंडिया जो है वो रिपेयर और मेंटेनेंस के अंदर एक लीडिंग फोर्स बनते जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहा है रिपेयर और मेंटेनेंस में। और यूएस ने इसको वेलकम किया कि बहुत अच्छी बात है भाई, तुम जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि यहां पर लेबर सस्ती है और टेक्नोलॉजी मिल जाती है, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी तो हम इतने अच्छे काम कर पाएंगे। तो समझिए कि दुनिया की सुपर पावर के जो जहाज हैं जब वो भारत आएंगे, यहां रिपेयर होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो लोग इसलिए भेजते हैं कि यहां सस्ता पड़ जाता है, अपने देश में बनाएंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा। हिंदुस्तान में जब आते हैं तो उन्होंने काम मिलता है, कंपनीज लगेंगी, मैन पावर आएगा, जॉब बनेगी और एक नई फील्ड में हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। अब यूएस वेलकम इंडिया's emergence as a hub for maintenance and repair of forward deployed US Navy assets and the conclusion of master ship repair agreement with the Indian shipyard। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहां पर आता है इंडो पैसिफिक ओशंस। अब इंडो पैसिफिक ओशन का मतलब क्या, देखिए पहले समझते हैं पैसिफिक ओशन कहां पर है। देखिए ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन हो गया और ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया। इस रीजन को बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशन रीजन, इंडियन पैसिफिक ओशन रीजन, ठीक है। यहां पर ये इनिशिएटिव जो है, एक इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव में यूएस टू ज्वाइन इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारत द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, भारत द्वारा, यानी भारत ने शुरू किया इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, और उसमें यूएस ज्वाइन करने जा रहा है कि इस क्षेत्र में काम बेहतर हो सके। और क्या काम हो सके, इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा एग्जाम में। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है इज ए नॉन ट्रीटी बेस्ड। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि साइन करना पड़ेगा, नहीं, साइन कुछ नहीं करनी पड़ेगी, ज्वाइन कर सकते हो, वॉलंटरी रूप से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ नॉन ट्रीटी बेस्ड ओपन इनिशिएटिव फॉर ऑल स्टेक होल्डर इन द इंडो पैसिफिक रीजन टू वर्क टुगेदर टू फाइंड कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस टू कॉमन इंडो पैसिफिक चैलेंज। यानी कि इस क्षेत्र में जो भी चैलेंजेस है उसको मिलकर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ठीक है। कोई साइन नहीं करना, कोई ट्रीटी नहीं है, वॉलंटियर रूप में आइए और मिलकर काम करते हैं। अब काम क्या करना हुआ है, इसमें कुछ लिस्ट बनाइए। पहला क्या है, मेंटेनेंस सिक्योरिटी, सॉरी मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि यहां पर इस इलाके में सिक्योरिटी को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, एंड 7 है ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। 7 पिलर जो हैं इस पे काम करने के लिए। तो कुल 7 पिलर हैं जिस पे काम करने की बात करते हैं। कौन कौन से हैं फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक कोऑपरेशन, और तो है ट्रेड, कनेक्टिविटी, मैरीटाइम। इन 7 पिलर जो हैं इसके ऊपर IPOI वाले काम करते हैं, जो कि एक नॉन ट्रीटी बेस्ड ओपन इनिशिएटिव है, जो कि भारत द्वारा स्टार्ट किया गया। भारत ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और अमेरिका अब इसमें ज्वाइन होने के लिए राजी हो गया है। तो ये अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में। देखिए भारत लगातार अच्छे मेंबर, जो अच्छे ग्रुप हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पोखरण 2 के बाद और CTBT पे साइन ना करने के बाद भारत को साथ ये हुआ कि उसको बहुत बड़े जो अच्छे ग्रुप होते हैं उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होने दिया जा रहा है।
लेकिन अमेरिका बोल रहा है कि भैया हम सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे किसमें, कि तुम मेंबर बन जाओ एनर्जी में, यानी कौन सा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी कि जो न्यूक्लियर आपके रिएक्टर्स के लिए जो आपका यूरेनियम वगैरह चाहिए होता है, तो ऐसे ग्रुप हैं, तो इसमें आप मेंबर बन जाओ। अगर ऐसे मेंबर बन जाओगे तो आपको आराम से यूरेनियम वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहता है कि हम मैं बैक करूंगा, एनर्जी में आप इन्वॉल्व हो जाओ, इंटरनेशनल जो एनर्जी एसोसिएशन है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ, और यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर जो मेंबरशिप बनेगी 28 से लेकर 29 के लिए, उसके सपोर्ट करते हैं। साथ में फुल टाइम मेंबर के लिए भी हम आपको बोलेंगे, ठीक है। यानी कि अमेरिका बोल रहा है कि आप जितने भी दुनिया के बड़े बड़े हैं, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो जहां पर परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5, उसमें और इंक्लूड करने के लिए इंडिया बोल रहा है ना कि हमें यूएनएससी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, कहते हैं अगर इंडिया आना चाहेगा और अगर ओपन होगा तो हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे यहां जाने के लिए, ठीक है। बजाय इसके अगर जब तक 28 और 29 के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उसके लिए भी आपको कर देंगे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में के लिए भी हम आपको बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि इंडिया को इनका मेंबर बनाया जाए। इसका इंडिया मेंबर बनेगा तो इंडिया की रीच और बढ़ेगी, इंडिया और अच्छा तरीके से काम कर पाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूरेनियम, एनर्जी, इस पे ज्यादा से ज्यादा इंडिया के जो है कंट्रोल रहेगा और इंडिया अपने लिए बेहतर काम कर पाएगा। और बिना अमेरिका के सपोर्ट के आप इसमें से किसी में नहीं जा सकते। अमेरिका, क्योंकि अमेरिका लीड करता है दुनिया को, अमेरिका बड़े बड़े ग्रुप में लीडरशिप देता है, और बिना अमेरिका के पूरे सपोर्ट के आप इन ग्रुप में नहीं आ सकते, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वार्निंग, आखिर में वार्निंग टू चाइना में। अब पाकिस्तान और चाइना को भी कुछ वार्निंग दी गई है। चाइना को तो बोला है, चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना को बोला गया कि भाई अगर तुमने किसी भी क्षेत्र को डिस्टेबलाइज किया, बिना नाम लिए चाइना को बोला कि अगर तुम किसी भी डिस्टर्बेंस किया, तुमने कुछ या अपने मर्जी से किसी इलाके का नाम चेंज किया, या जो स्टेटस को बना हुआ है, यानी आपने कुछ छेड़छाड़ किया उस स्टेटस को से, यानी कि जो सिस्टम बना हुआ है उसमें छेड़छाड़ किया, तो उसको फिर आपको झेलना पड़ेगा। ये चाइना को बोला गया है। और पाकिस्तान को तो खुल के बोल दिया गया है कि अपनी जमीन का आप दुरुपयोग नहीं होने दोगे, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने दोगे, ऐसा पाकिस्तान को बोला गया है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों ये सब चीजें थी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। खत्म होने से पहले दोस्तों जो हमारा कोर्स चल रहा है यूपीएससी 2024 का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस का रहेगा वीडियो पीडीएफ टेस्ट के लिए। आप चाहें तो 9919521555 कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।